ये है मिस्टीवर्स स्टोरी, जहां हर कहानी में छुपा है रहस्य, जहां किस्मत खेलती है अपना खेल और जहां एक साधारण इंसान बन सकता है असाधारण। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है गरीब से करोड़पति सुपर फाइटर की रहस्यमयी कहानी। मिहिका का मैसेज पढ़कर अभय खुद से बोला, मुझे भी इंतजार है अपने अगले मिशन के बारे में जानने का। अभय स्काई व्यू कंपनी पहुंच गया। गौतम इंटरव्यू के लिए सूट बूट में आया था। अभय बोला, क्या बात है, एकदम तैयार होकर आए हो, गुड। लेकिन गौतम अभय को देखकर हैरान होते हुए बोला, पर तुम ऐसे कैजुअली ड्रेस होकर क्यों आए हो अभय? इतनी बड़ी कंपनी में कोई जीन्स टी शर्ट पहनकर आता है भला? ऐसे कपड़ों में तो तुम्हें यहाँ पर कोई एंटर भी नहीं होने देगा। गौतम की बात सुनकर अभय मुस्कुरा दिया। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है गौतम, पर मैं अंदर नहीं भी जा पाया तो क्या फर्क पड़ता है? इंटरव्यू तुम्हारा है तो तुम्हारा अंदर जाना ज़्यादा जरूरी है ना? अभय को इतना कैजुअली जवाब देते सुन गौतम हैरान था। पर मुझे भी कोई अंदर क्यों जाने देगा अभय? तुम जिसको जानते हो उससे बात हुई तुम्हारी? अभय आगे बढ़ते हुए बोला, अभी नहीं हुई पर हो जाएगी, आ जाओ। गौतम हैरान परेशान सा अभय के पीछे पीछे चलने लगा। दोनों सिक्योरिटी गेट के पास पहुंचे ही थे कि तभी गौतम को किसी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे गौतम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं गलत एड्रेस पर तो नहीं आ गए? गौतम ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसे उसका कॉलेज मेट अंकित नजर आया। अंकित स्काई व्यू कंपनी में ही काम करता था और उसे इस बात का बहुत घमंड भी था। गौतम, जो इंटरव्यू को लेकर कंफ्यूज था, धीरे से बोला, मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आया हूँ। ये सुनकर अंकित जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, क्यों सुबह सुबह मजाक कर रहे हो गौतम? तुम्हें कोई नहीं मिला क्या बेवकूफ़ बनाने के लिए? अच्छा बताओ, किस पोस्ट के लिए है इंटरव्यू? अंकित की बात सुनकर गौतम सकपका गया। वह कुछ बोलता उससे पहले अभय बोल पड़ा, तुम क्या यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हो जो इतने सवाल जवाब कर रहे हो? अभय की ये बात सुनकर अंकित चिढ़ गया। उसने गौर से अभय को देखा तो उसे पहचान गया। तुम तो वही अभय कपूर हो ना, जिसको 9 साल पहले मर्डर के इल्जाम में जेल हो गई थी। अब क्या तुम जैसे लोग भी यहाँ इंटरव्यू के लिए आने लगे? ये बात अंकित ने अभय को गुस्सा दिलाने के लिए बोली थी, लेकिन अभय ने इस बात पर किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं दिया। वह एकदम शांत खड़ा हुआ था। अंकित गौतम की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, गौतम, तुम्हें तो क्लार्क के इंटरव्यू के लिए फिर भी बुला सकते हैं यहाँ, लेकिन अभय, उसे तो पियून की जॉब के लिए भी न बुलाए, ये क्रिमिनल जो है। अभय को अंकित का रूड और एरोगेंस से भरा बर्ताव फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। वह उसे एक करारा जवाब देना चाहता था, लेकिन तभी अंकित को एक कॉल आ गया। उसने जैसे ही कॉल की तरफ देखा, वो अभय और गौतम से बोला, मुझे जाना होगा। तुम जैसे लोगों के साथ टाइम वेस्ट करने एक लिए टाइम नहीं है मेरे पास। वह जो सिक्योरिटी गार्ड देख रहे हो वो तुम्हें बिल्डिंग में कदम भी नहीं रखने देगा। अपनी बात बोलकर अंकित वहां से हंसते हुए चला गया और सिक्योरिटी गार्ड की तरफ इशारा करके कुछ बोलने लगा। अभय समझ गया था सिक्योरिटी गार्ड से बहस करना सही नहीं रहेगा। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और मिहिका को कॉल कर दिया। मिहिका ने जैसे ही फ़ोन उठाया, अभय बोला, मुझे स्काई व्यू कंपनी को इस वक्त जो मैनेज कर रहा है उसका नंबर चाहिए। अभी भेजती हूँ। मिहिका ने ये बोलते ही फ़ोन काट दिया। कुछ ही सेकंड्स के अंदर मिहिका ने अभय को धीरज राजपूत का नंबर भेज दिया। अभय ने जल्दी से धीरज राजपूत को फ़ोन किया और उसे अपने पास बुला लिया। कुछ ही देर में एक लंबा चौड़ा आदमी तेज कदमों में चलते हुए वहां आया। ये धीरज राजपूत ही था। धीरज राजपूत को देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने सैल्यूट मारा। सभी को अच्छे से मालूम था कि धीरज राजपूत उन आदमियों में से था जो किसी की भी गलती को बर्दाश्त नहीं करता था। कंपनी में सबको मालूम था कि उस कंपनी का असली मालिक कोई और था, लेकिन धीरज राजपूत के बिना कंपनी में एक पत्ता तक नहीं हिलता था। कंपनी में किसी को तो ये भी नहीं पता था कि उनका बॉस कैसा दिखता था। इसलिए स्काई व्यू कंपनी के सब एम्प्लॉइज़ के लिए धीरज राजपूत कंपनी में सबसे बड़ा था। धीरज जैसे ही अभय के करीब पहुंचा, हड़बड़ाकर बोला, कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता, तुमने क्यों तकलीफ की?
चलो अंदर चलकर आराम से बैठो। अभय ने उसे गले लगा लिया। पहले गले तो मिल लो, बाकी की फॉर्मेलिटीज बाद में करेंगे। धीरज भी एक नाइट फाइटर ही था। दोनों का भारत मिलाप देखकर गौतम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोचने लगा, ये आदमी कौन है जिसे गार्ड सलाम कर रहा है और अभय इसे इतना अच्छे से कैसे जानता है। गौतम इस सिचुएशन में एकदम क्लूलेस था। अभय ने गौतम की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, चलो गौतम, कंपनी के अंदर चलते हैं, तुम्हें तुम्हारा इंटरव्यू भी तो देना है। ये सुनकर गौतम ने खुद को संभाला और अभय के साथ कंपनी के अंदर चला गया। गौतम जैसे ही ऑफिस के अंदर गया, धीरज राजपूत ने उसे हंसते हुए देखा और बोला, गौतम, मैं इस कंपनी का कामकाज संभालता हूँ। कल से तुम ऑफिस आ जाना और तुम्हारे महीने की सैलरी 2 लाख रुपए रहेगी, ठीक है। ये सुनकर गौतम चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बिना इंटरव्यू के उसे जॉब मिल गई। इससे पहले गौतम कुछ भी बोलता, अभय मुस्कुराते हुए बोला, गौतम, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम बाहर चलो, मैं बस अभी 5 मिनट में आया। गौतम, जिसके लिए ये सब एक सपने जैसा था, बिना कुछ कहे बाहर चला गया। गौतम के जाने के बाद अभय ने धीरज राजपूत की ओर देखा और सीरियस होकर कहा, क्या है मेरा नया मिशन और पिछले 3 सालों में तुमने क्या क्या जानकारी इकट्ठा की है मुंबई शहर के गैंगस्टर के बारे में? मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मुझे ये पता चला है कि इस बार एक परिवार का निशाना आपके पापा है। धीरज राजपूत ने एक लंबी सांस ली और दोबारा बोला, मुंबई में कुछ ऐसे परिवार आ चुके हैं जिनके पास खुद की गैंग है और वह किसी दूसरे परिवार को कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हुए नहीं देख सकते। ये सुनकर अभय चौंक गया। वो घबराते हुए बोला, मेरे पापा पर क्यों, उन्होंने क्या किया? धीरज राजपूत सीरियस होकर बोला, अभय, नाइट फाइटर होने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि दुश्मनों की नज़र तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार पर भी होती है और तुम इतने सारे सक्सेसफुल मिशन का हिस्सा रहे हो कि तुम्हारे दुश्मन अनगिनत है। ये सुनकर अभय के होश उड़ गए। कोई मेरे पापा को मारना चाहता है क्योंकि मैंने अपना काम सही से किया। धीरज राजपूत ने जवाब दिया, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ। इससे पहले अभय कुछ और बोलता, धीरज राजपूत ने कहा, वैसे कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोच समझ कर करना, क्योंकि बहुत सारी अनजानी निगाहें अब तुम पर होंगी। समझ गया, अभय ने खुद को शांत करते हुए बोला। इससे पहले अभय कुछ और बोलता, धीरज राजपूत बोला, तुम्हें मिहिका ने नाइट फाइटर 2 के बारे में बताया था। हाँ, कुछ दिन पहले हमारे एक आदमी को मुंबई में 2 लोगों की लाश मिली थी। उनकी बॉडी पर जहाँ जहाँ निशान बने थे, उसको देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि ये काम नाइट फाइटर नंबर 2 का है। अभय सीरियस होकर बोला। ये सुनकर धीरज राजपूत चौंक गया। वो चौंकते हुए बोला, पर हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो नाइट फाइटर 2 तो मर चुका था 3 साल पहले। शायद वह जिंदा है, और अगर वो जिंदा है तो उसे ये जरूर पता होगा कि 3 साल पहले मेरे सर पर किसने हमला किया था। ये बात बोलते हुए अभय गुस्से में आ चुका था। अभय और धीरज आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी किसी की आवाज आई, अभय, तुम नाइट फाइटर हो? ये आवाज गौतम की थी। धीरज गुस्से में बोला, तुम अंदर क्यों आए गौतम? गौतम घबराते हुए बोला, वो मैं अपना फोन लेने आया था, गलती से सब सुन लिया। नाइट फाइटर की सच्चाई को कोई नहीं जान सकता, तुम्हें मरना होगा गौतम। धीरज की बात सुनकर डर के मारे गौतम के पसीने छूटने लगे। धीरज ने अपनी गन निकाली, तभी अभय उसके हाथ से गन छीनते हुए बोला, नहीं धीरज, तुम गौतम को कुछ नहीं करोगे। ये मेरा बचपन का दोस्त है और मुझे इस पर पूरा भरोसा है, ये किसी को कुछ नहीं कहेगा। गौतम अभय के साथ साथ बोला, हाँ प्रॉमिस, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, प्लीज मुझे मत मारना। धीरज बोला, ठीक है अभय, पर ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर इसकी वजह से आज से कुछ भी गलत हुआ तो इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। ये सुनकर अभय मुस्कुरा दिया और गौतम को लेकर वहां से निकल गया। गौतम अभय को सैल्यूट करते हुए बोला, आई एम प्राउड ऑफ यू अभय, कभी मेरे लायक कुछ काम हो तो जरूर बताना। अभय ने गौतम के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुरा दिया। तभी अभय का फोन बज उठा।
कॉल सानिया का था। अभय, जल्दी से पिज़्ज़ा हब आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये बोलते ही सानिया ने फ़ोन काट दिया। अभय बड़बड़ा, ये तो खुद को मेरी बीवी ही समझने लगी है। कुछ सोचा नहीं, बस आने का ऑर्डर दे दिया। फ़ोन रखने के बाद अभय पिज़्ज़ा हब के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचने के बाद उसने देखा कि रेस्टोरेंट के अंदर सानिया, अंकिता और कशिश पहले से ही बैठे हुए थे। अभय उनके पास जाकर बैठ गया और बैठते ही सानिया से बोला, बोलो, क्यों बुलाया है? सानिया आंखों को गोल घुमाते हुए बोली, हम तीनों इस शहर में नए हैं अभय, तो क्या तुम्हारी ड्यूटी नहीं बनती कि तुम अपनी मंगेतर और उसकी फ्रेंड्स को अपना शहर दिखाओ? अभय चिढ़कर बोला, उसके लिए ट्रैवल गाइड होते हैं, उनसे बात करो। ये बात करने तुमने मुझे यहाँ बुलाया? तभी अचानक से कशिश गुस्से में बोली, ये बेवकूफ़ यहाँ पर क्या कर रहा है? सभी चौंक कर कशिश को देखने लगे। सानिया बोली, क्या हुआ कशिश, किसे देखकर इतना गुस्सा हो रही हो? कशिश ने गेट की तरफ इशारा किया। वहां पर मुकुल अपने कुछ आदमियों के साथ अंदर आ रहा था। मुकुल ने जैसे ही सानिया, अंकिता और कशिश को एक साथ देखा, वो चिढ़ गया। वह इतने गुस्से में था कि उसकी नज़र अभय पर पड़ी ही नहीं। वह जल्दी से उनके तरफ जाने लगा। सानिया मुकुल को घूरते हुए बोली, अगर मैं दिल्ली में होती तो अभी तक ये चलने के लायक ही नहीं बचता। मुकुल वहां पर आकर खड़ा हो गया और अपने दोस्तों से हंसते हुए बोला, दोस्तों, तुमने कभी सर्कस के जोकर देखे हैं? ये देखो दिल्ली के जोकर्स। ये बोलते ही मुकुल हंसने लगा और उसके साथ आए दोस्त भी हंसने लगे। अचानक से अभय मुकुल के सामने खड़ा हो गया और सानिया की तरफ देखकर बोला, सानिया, दिल्ली से पागलखाना कितना दूर है? सिर्फ 2 घंटे, सानिया बोली। तो सानिया, क्या तुम इन पागलों को वहां भर्ती करवा दोगी? अभय ने मुकुल के साथ साथ उसके दोस्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये सुनकर मुकुल गुस्से में आ गया। उसने गुस्से में अभय का कॉलर पकड़ लिया। ये देखकर अंकिता मन ही मन बोली, इतनी बड़ी गलती मत करो मुकुल, बहुत बुरे तरीके से पिटोगे। अभय के बारे में सानिया, अंकिता और कशिश को बहुत अच्छे से मालूम था। उन्हें ये भी पता था कि अभय बहुत पावरफुल है, इसलिए जब मुकुल ने अभय का कॉलर पकड़ा तो सभी मुकुल पर एक साथ हंसने लगे। अचानक से अभय ने मुकुल को इतनी जोर की थप्पड़ मारा कि मुकुल कुछ पल के लिए अपनी जगह पर ही खड़ा का खड़ा रह गया। उसके साथ आए उसके दोस्तों की आंखें बाहर आ चुकी थी। उन्होंने उम्मीद ही नहीं की थी कि अभय इतनी आसानी से मुकुल को थप्पड़ मार देगा। मुकुल के कान से खून निकलने लगा था। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं दीपक का भाई हूँ। मेरा परिवार इस शहर का सबसे अमीर और पावरफुल परिवार है। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। उसी वक्त वहां पर पिज़्ज़ा हब का मैनेजर आया और वह मुकुल को अभय से दूर करने लगा। अभय अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा था। उसको मुकुल की बातों से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। अभय हंसते हुए बोला, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा मुकुल। मुकुल गुस्से में पिज़्ज़ा हब के बाहर चला गया। मुकुल जैसे ही बाहर निकला, सानिया, अंकिता और कशिश जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन सानिया अभय का ये रूप देखकर हैरान थी। अभय, तुम फाइट कब से करने लगे? अभय बहाना बनाते हुए बोला, फाइट वाइट कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ही मार था, उसे गलती से तेज लग गया, वरना मुझे फाइट कहाँ आती है, तुम्हें तो पता ही है। सानिया कंफ्यूज होकर अभय को देखने लगी। अभय ने टॉपिक बदलने के लिए कशिश से पूछा, ये लड़का उसी दीपक की बात कर रहा है क्या जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ? कशिश बोली, हाँ, नमूने का भाई नमूना, वही है। इस बात पर सब हंसने लगे, पर इसकी प्रॉब्लम क्या है? अभय के इस सवाल पर अंकिता ने उसे क्लब वाला सारा किस्सा सुना दिया। अभय ने मन ही मन मुकुल को सबक सिखाने का डिसीजन ले लिया था। कुछ टाइम वहां बिताने के बाद अभय अपने घर के लिए निकल गया। उसके दिमाग में हजारों चीजें घूम रही थी। वह धीरज राजपूत की बोली हुई सारी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। अचानक से अभय को एक अननोन नंबर से कॉल आया। अभय ने जैसे ही फोन उठाया, उसके सामने से आवाज आई, अपने दोस्त को भूल गए हो क्या अभय? ये सुनकर अभय हैरानी के साथ बोला, कौन बोल रहा है?
मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये बोलते ही उस अनजान आदमी ने फोन काट दिया। जैसे ही फोन कटा, अभय को एक मैसेज आया। अभय ने जैसे ही मैसेज खोलकर देखा, उसे एक लोकेशन का एड्रेस मिला। अभय खुद से बात करने लगा। अब ये कौन सा नया दुश्मन आया है मार्केट में? कहीं पापा को तो इससे खतरा नहीं है? ये जानने के लिए मुझे जाना ही होगा। अभय उस लोकेशन की तरफ निकल गया। पूरे रास्ते उसके दिमाग में वह अनजान आवाज़ गूंज रही थी। अभय उस आवाज़ को पहचानने की कोशिश कर रहा था। वह मन ही मन में बोला, वह आवाज़ जानी पहचानी सी थी, लेकिन किसकी? कुछ देर के बाद अभय जब बताई हुई लोकेशन पर पहुंचा तो उसने देखा कि वह एक पुराने टूटे फूटे घर के सामने खड़ा था। उसने जल्दी से अपनी बंदूक निकाली और घर के अंदर दबे पांव जाने लगा। वो जैसे ही घर के करीब पहुंचा, उसने देखा कि घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। वो खुले दरवाजे को देखकर और चौकन्ना हो गया। वह धीरे धीरे घर के अंदर जाने लगा। घर के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था। अचानक से अभय को एहसास हुआ कि उसने किसी चीज पर अपने पैर रख दिए थे। अभय ने जब अपने पैरों की तरफ देखा तो वह चौंक गया, क्योंकि उसने गलती से एक डेड बॉडी पर अपने पैर रख दिए थे। अभय ने जब नीचे झुककर उस डेड बॉडी को देखा तो वह घबराते हुए बोला, अरे नहीं, ये तो नाइट फाइटर था। अभय ने जब ध्यान से उसकी बॉडी को चेक किया तो उसे एक सिकुड़ा हुआ कागज मिला। अभय ने जब उस कागज को खोला तो उसमें कुछ लिखा था। अभय उसे धीमी आवाज में पढ़ने लगा। मैं तुम्हारी जिंदगी में मौत बनकर आया हूँ। अभय, मैं तुम्हारे चारों तरफ हूँ। मैं तुम्हारा काल हूँ। मुझे ढूंढ सको तो ढूंढ लो। अभय ने उस कागज को अपनी मुट्ठी में दबाया और वहां से निकल गया। रास्ते में उसने दोबारा उस कागज की तरफ देखा और गुस्से में खुद से बोला, तू जो भी है, मैं तुझे ढूंढ कर रहूंगा। अभय इस बात से बेखबर था कि कोई उसका पीछा कर रहा था। अभय अपने घर पहुंच चुका था। वो पूरी रात बस उस कागज को देख रहा था और उस आवाज को याद करके उस आदमी को पहचानने की कोशिश कर रहा था। अपनी सोच में डूबे हुए उसे कब नींद आ गई थी, उसे पता ही नहीं लगा। सुबह 11 बजे अभय की नींद गौतम के फोन से टूटी। अभय ने जैसे ही फोन उठाया तो उसकी नींद भरी आवाज सुनकर गौतम बोला, अभय अब तक सो रहे हो? कोई बात नहीं, फिर तो आज शाम की पार्टी में सुपर फ्रेश रहोगे। पार्टी? किस बात की पार्टी गौतम? अभय ने उबासी लेते हुए कहा। आज रात को हमारे कॉलेज के लोगों का रियूनियन है। मैंने तुम्हारा नाम भी गेस्ट लिस्ट में डाल दिया है, तुम आ जाना। गौतम की बात सुनकर अभय को कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि वह जानता था कि पार्टी में उसके जेल जाने की बात की जाएगी। लेकिन अभय अपने पुराने दोस्तों से भी मिलना चाहता था, इसलिए गौतम से बोला, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और फिर फोन रखकर खुद से बोला, जो भी हो, एक दिन तो सबका सामना करना ही है, आज ही सही। यहीं दूसरी तरफ दिल्ली में रेणुका, रिया और प्रेरणा अभय की गन्स को बेचने का प्लान बना चुके थे। वो तीनों उन लोगों से कॉल पर बात कर रहे थे जो बंदूक खरीदने में इंटरेस्टेड थे। अचानक से प्रेरणा अपने कमरे से बाहर निकली और रिया को एक्साइटेड होकर बोली, रिया दी, मुझे एक कॉल आया अभी, एक आदमी है जो इन दोनों बंदूकों को खरीदने में इंटरेस्टेड है। ये सुनकर रिया बहुत खुश हुई। वह अपने सोफे से उठकर बोली, ठीक है, हमें कब मिलेगा वह आदमी और कहाँ मिलेगा? प्रेरणा एक्साइटेड होकर बोली, उसने हमें रात में बुलाया है। रेणुका खुश होते हुए बोली, चलो बढ़िया है, कुछ दिन के खर्चे का इंतजाम तो होगा। कल मैं और रिया चले जाएंगे उन लोगों से मिलने, बंदूकों को बेचने के लिए। प्रेरणा दुखी होकर बोली, मम्मी फिर उसके बाद क्या, और पैसे कहाँ से लाएंगे? रोज तो हमें कुछ बेचने के लिए मिलने से रहा। रिया गन्स को देखते हुए बोली, तू चिंता मत कर प्रेरणा, हमें कभी पैसों की कोई कमी नहीं होगी। अब जब मुझे पता चल गया है कि अभय हैंडसम और स्मार्ट होने के साथ साथ पैसे वाला और पावरफुल भी हैं, मैं उसे हाथ से नहीं जाने दूंगी। मम्मी, मैं अभय को फिर से आपका दामाद बनाकर रहूंगी। ये सुनकर प्रेरणा और रेणुका के दिल में उम्मीद जाग गई। वहां अभय का पूरा दिन सिर्फ बीते दिन के इंसिडेंट को याद करने में निकल गया था। तभी उसे कुछ आइडिया आया और वो खुद से बोला, शायद मैं जान गया हूं कि ये किसका काम है। रात के 8 बजे
अभय के घर गौतम आ गया और तब अभय को याद आया कि उसे भी पार्टी में जाना था। अभय जल्दी से चेंज करके पार्टी के लिए निकल गया। अभय जैसे ही पार्टी में पहुंचा, सब उसे ऐसे देखने लगे जैसे कोई बहुत बड़ा मुजरिम कोर्ट में आ गया हो और अब उसकी किस्मत का फैसल होने वाला हो। अभय सबसे बचकर अंदर आने जाने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक से अभय को किसी ने पीछे से बोला, इस खूनी को इस पार्टी में किसने बुलाया? ये शरीफों की पार्टी है, अब क्या क्रिमिनल से भी रियूनियन करना होगा? अभय ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे अविनाश नजर आया। अविनाश को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसकी ये बात पार्टी में आए सभी लोग सुन रहे थे, बल्कि उसका तो मकसद ही अभय को बेइज्जत करना था। वह अपनी बात बोलकर जोर जोर से हंसने लगा। अभय का मूड कल के हादसे के बाद पहले से ही खराब था। अविनाश की इस बात ने उसके गुस्से के आग में मानो घी डालने का काम किया था। अभय ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। गौतम ने अभय को गुस्सा होते हुए देख लिया। वो अभय के कानों में फुसफुसाते हुए बोला, अभी गुस्सा करके कुछ नहीं मिलेगा अभय, खुद को शांत करो। इसको सबक सिखाने के तो कई मौके मिलेंगे तुम्हें, और कहीं गुस्से से तुम्हारा बीपी हाई हो गया तो। गौतम की ये बात सुनकर अभय गौतम को छेड़ते हुए बोला, गौतम तुम तो वाइफ की तरह फिक्र करने लगे, क्या इरादा है? ये सुनकर गौतम सकपका गया। अभय तुम भी ना कुछ भी बोलते रहते हो। अभय गौतम को इस तरह देखकर हंसने लगा। वह दोनों अविनाश को इग्नोर करके आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी दीपक और अविनाश उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए। दीपक बोला, भाई अभय को मानना पड़ेगा, किसी का खून करके जेल में सजा काटकर ऐसे बेफिक्र होकर पार्टी में घूमना तो कोई इससे सीखे। लगता है अभय की सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गया है। तभी अविनाश बोल पड़ा, अरे इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट थी कहाँ? गौतम गुस्से में बोला, अविनाश मेरे दोस्त के बारे में मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। अविनाश ने गौतम का मजाक उड़ाते हुए कहा, ये लो, ये भी आ गए, सुना है तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई। अविनाश की ये बात सुनकर दीपक हंसते हुए बोला, अरे अपने अभय को भी उसकी बीवी छोड़कर चली गई, वाह क्या दोस्ती है, दोस्ती हो तो ऐसी। ये सुनकर उधर मौजूद वह सभी लोग हंसने लगे जो अभय और गौतम से नफरत करते थे। अभय कुछ बोलता तभी उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में सबके सामने डिस्कस करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उसमें वह खुद भी गिर जाते हैं। सुना ही होगा तुमने दीपक और अविनाश। अभय ने जब पीछे मुड़कर देखा कि आखिर उसके फेवर में बोलने वाला ये कौन था, वहां नकुल खड़ा हुआ नजर आया। नकुल हमेशा से ही बहुत शरीफ और शांत था। उसने न कभी किसी से लड़ाई की और न ही किसी को कुछ उल्टा बोला था। नकुल की बात सुनते ही अविनाश चिढ़ते हुए बोला, अरे नकुल तुम इस पार्टी में भी अच्छाई का नारा लगाने के लिए आ गए? ये कॉलेज का रियूनियन है, ना कि सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी। अभय को नकुल स्कूल के दिनों से ही बहुत ईमानदार लगता था। अपनी बात कहने के बाद नकुल अभय के सामने खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें इतने दिनों के देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, इन लोगों को इग्नोर करो तुम। ये बात सुनकर अभय मुस्कुराते हुए बोला, मुझे भी तुम्हें देखकर अच्छा लगा नकुल, और कोशिश तो वही कर रहा हूं कि इन लोगों पर ध्यान न दूं, पर तुम तो इन्हें जानते ही हो, अटेंशन सीकर्स। पार्टी में सब अपने अपने ग्रुप्स बनाकर बातें करने लगे और बिजी हो गए। सब एक दूसरे से बातचीत करने लगे। वो सब ज़्यादातर इस बारे में बात करते थे कि वह कहाँ नौकरी करते हैं, उनकी तनख्वाह कितनी है और उन सब का लाइफस्टाइल कैसा है। सीधी सीधी सी बात ये थी। वहाँ मौजूद सभी लोग एक दूसरे से अपनी तुलना कर रहे थे। अभय, गौतम और नकुल एक साथ बैठकर खाना खाने लगा तभी उनके बीच में अंकित आकर खड़ा हो गया और बहुत ही हैरानी के साथ बोला, गौतम तुम्हारी स्काई व्यू कंपनी में जॉब कैसे लगी, वह भी इतनी अच्छी पोस्ट पर, तुम्हारी मदद किसने की जॉब लगवाने में? स्काई व्यू कंपनी का नाम सुनकर उधर मौजूद सभी लोगों के कान खड़े हो गए थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि गौतम की जॉब स्काई व्यू कंपनी में लग गई थी। ठीक उसी वक्त नकुल भी हैरानी के साथ गौतम से बोला, क्या बात है गौतम, प्लीज़ क्या तुम मुझे भी स्काई व्यू कंपनी में जॉब दिलवा सकते हो?
सुना है वहाँ प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे हैं। सभी लोग गौतम के इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगे थे। दीपक को ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए सबका ध्यान भटकाने के लिए वह जोर से बोला, दोस्तों हमारी पार्टी की शान आने ही वाली है। सभी कंफ्यूजन में हॉल के मेन गेट पर टकटकी लगाए देखने लगे। कुछ देर के बाद वह गेट जैसे ही खुला तो कामिनी अंदर आई। ब्लैक कलर के लॉन्ग गाउन में वह बहुत सुंदर दिख रही थी। उधर मौजूद सभी लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी उसे देख रही थी और मन ही मन उससे जल रही थी। दीपक ने कामिनी का हाथ पकड़ा और उसे गाल पर किस करके उसकी कमर पकड़कर खड़ा हो गया। ऐसा उसने खासकर अभय को दिखाने के लिए ही किया था। कामिनी कंफर्टेबल नहीं थी और जब उसकी नज़र अभय से मिली तो वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। तभी अंकित ने दोबारा गौतम से पूछा, गौतम तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तुम्हारी जॉब किसने लगवाई? गौतम ने अभय की ओर देखा। अभय ने उसे गर्दन हिलाकर हाँ का इशारा कर दिया। गौतम बोला, अभय ने। ये सुनकर उधर मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभय स्काई व्यू कंपनी में किसी को जानता था। अविनाश अभय को नीचा दिखाने के लिए बोला, अगर अभय ने तुम्हारी जॉब लगवाई है तो वह नकुल की भी जॉब लगवा सकता है। आखिर नकुल भी तो अभय का दोस्त है। अभय ने तुरंत अपने जेब से फोन निकाला और धीरज राजपूत को फोन मिलकर बोला, मेरा एक दोस्त नकुल तुमसे जॉब से रिलेटेड बात करना चाहता है। अभय ने अपना फोन नकुल को दे दिया। नकुल ने फोन लिया और क्लब के बाहर चला गया। सब नकुल का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ वक्त बीतने के बाद नकुल भागते हुए क्लब के अंदर आया और जोर से एक्साइटेड होकर बोला, स्काई व्यू कंपनी में मेरी जॉब लग गई, थैंक यू अभय। नकुल ने जैसे ही ये बोला, सभी लोग चौंक गए। अब सबकी नज़रों में अभय के लिए एक अलग सी पहचान बनने लगी थी। धीरे धीरे उधर मौजूद सभी लोग अभय के पास अपने मतलब के लिए जाने लगे और उससे बात करने की कोशिश करने लगे। ये सब देखकर दीपक और अविनाश चिढ़ गए थे। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वह दोनों बीच में ही पार्टी छोड़कर चले गए। जैसे जैसे रात बढ़ती गई वैसे वैसे अभय के लिए उधर मौजूद सभी लड़कियों में दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। मन ही मन में सब अभय को पसंद करने लगी थी और सब उससे बात करना चाहती थी। पार्टी खत्म हुई तो कामिनी मुस्कुराते हुए बोली, अभय मेरी एक विश पूरी करोगे? अभय ने उसे सवालिया नज़रों से देखा तो वह बोली, चलो आज पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, मेरे साथ अपने कॉलेज चलोगे? अभय ने हाँ कहा तो दोनों कामिनी की कार में कॉलेज के लिए निकल पड़े। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में रिया और रेणुका एक टैटू शॉप के अंदर बैठे हुए थे। उस टैटू शॉप के अंदर दो हटे कट्टे आदमी बैठे हुए थे, जिनकी पूरी बॉडी पर कई टैटूज बने थे। वहां का माहौल देखकर दोनों को डर तो लग रहा था, लेकिन पैसे भी तो जरूरी थे। रिया ने जैसे ही उन आदमियों को गन्स दिखाए, उनमें से एक आदमी बोला, तुम्हें ये गन्स कहाँ से मिली? रिया घबराते हुए बोली, तुम्हें इससे क्या लेना है तो लो, वरना और भी बहुत लोग हैं लेने वाले। वो आदमी कुछ सोचकर बोला, इन बंदूकों को कीमत मेरी नज़र में 50 लाख है। 50 लाख सुनकर रेणुका और रिया चौंक गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभय के पास इतनी महंगी बंदूक थी। रेणुका झट से बोली, तो देरी किस बात की, लाइए पैसे। वो आदमी बोला, 5 मिनट रुको, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। अंदर आकर उस आदमी ने किसी को कॉल लगाया, यहाँ 2 औरतें आई हैं, उनके पास नाइट फाइटर्स की 2 गन हैं, क्या करना है? कॉल के उस ओर से एक औरत की आवाज़ आई, गन्स ले लो और उन दोनों औरतों को पकड़ लो, मेरे पास ले आओ उन्हें। वो आदमी बाहर गया और उसने जाकर उस शॉप का शटर नीचे गिरा दिया। ये देखकर रेणुका और रिया घबरा गई, लेकिन वह ये भी समझ गई थी कि पैसों के लालच में उन दोनों ने अपनी जान खतरे में डाल दी है। इन सब से अनजान अभय और कामिनी कॉलेज में अपनी पुरानी क्लास के अंदर अकेले बैठे हुए थे और पुरानी बातें याद कर रहे थे। तभी अचानक से कामिनी अभय के बिल्कुल नज़दीक आ गई और लंबी सांस लेते हुए बोली, अभय मुझे दीपक से शादी नहीं करनी है, प्लीज़ मेरी शादी होने से रोक लो। कामिनी को अपने करीब देखकर अभय नर्वस हो गया। वह झटके से पीछे हटा।
उसी वक्त अचानक से उनके क्लास का दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अभय ने किसी को देखा। वह चौंक गया और चौंकते हुए बोला, तुम तो वही हो ना? तुम तो अविनाश की गर्लफ्रेंड हो ना? तुम यहाँ कॉलेज में क्या कर रही हो? अभय के सामने उस दिन क्लब वाली पल्लवी खड़ी थी और वो उसे इस वक्त वहाँ देखकर हैरान था। अभय की बात सुनकर पल्लवी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मैं इस कॉलेज की एक्स स्टूडेंट हूँ और यहाँ पार्ट टाइम प्रोफेसर भी हूँ। स्टूडेंट्स के एग्जाम आने वाले हैं, पेपर्स बनाने हैं। दिन भर तो टाइम मिलता नहीं है, इसलिए रात को लाइब्रेरी में आकर पढ़ाई करती हूँ। वैसे आप दोनों को रोमांस करने के लिए यही जगह मिली? ये सुनकर कामिनी घबरा गई और अभय हड़बड़ाकर बोला, तुम गलत समझ रही हो पल्लवी। हम दोनों फ्रेंड्स हैं और इसी कॉलेज में पढ़ते थे। आज कॉलेज का रियूनियन था तो यहाँ आने का मन कर गया बस। पल्लवी मुस्कुराते हुए बोली, ओह सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया, मैं जाती हूँ। पल्लवी के जाते ही अभय कामिनी से बोला, हमें भी चलना चाहिए, अब काफी लेट हो गया है। कामिनी ने हाँ में गर्दन हिलाई और दोनों कॉलेज के बाहर आ गए। बाहर पहुंचकर कामिनी बोली, चलो अभय, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं कामिनी, मुझे ड्रॉप करने में तुम्हें ज़्यादा वक्त लग जाएगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी कैब बुक कर ली है। हम बाद में मिलते हैं। अभय ने ऐसा कहा तो कामिनी ज़रा निराश हो गई, पर फिर उसने अभय को गले लगाया और बोली, मैंने तुम्हें जो बोला वो तुम्हें याद है ना अभय? अभय ने हाँ में गर्दन हिलाई तो कामिनी अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गई। तभी अंदर से पल्लवी भी बाहर आ गई और शर्मिंदा होते हुए बोली, अभय उस दिन क्लब में जो भी हुआ मुझे अब तक उस बात का दुख है। आई होप तुम मुझसे गुस्सा नहीं होंगे। अभय मजाकिया अंदाज में बोला, उस दिन जो कुछ हुआ था मुझे तो कुछ याद नहीं है। ये सुनकर पल्लवी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और मुस्कुराते हुए अभय से बोली, फिर ठीक है, ये बात है तो तुम्हें कल मेरे साथ डिनर पर चलना होगा। पल्लवी की बात सुनकर अभय चौंककर बोला, तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझे रत्ती भर भी पसंद नहीं करता, ये बात जानकर भी तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहती हो? वो अगर वहाँ आ गया तो? पल्लवी अभय को छेड़ते हुए बोली, तो मैं तुम्हें पहचानने से मना कर दूंगी। ये सुनकर अभय जोर जोर से हंसने लगा और पल्लवी भी। अभय की कैब वहां आई तो उसने पल्लवी से पूछा, तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूं? पल्लवी बोली, थैंक यू, पर मैं अपनी कार लेकर आई हूँ। अपना नंबर दे दो, फिर कल मिलते हैं। दोनों ने अपने नंबर्स एक्सचेंज किए और अपने अपने घरों के लिए निकल गए। अभय रास्ते में ही था तभी उसे मिहिका का कॉल आ गया। अभय ने जैसे ही मिहिका का कॉल उठाया, मिहिका सीरियस टोन में बोली, अभय हमें एक और डेड बॉडी मिली है और जिस तरीके से उसको मारा गया है उससे साफ साफ पता लग रहा है कि मारने वाला नाइट फाइटर नंबर 2 है। मिहिका की ये बात सुनकर अभय बोला, ये नाइट फाइटर नंबर 2 करना क्या चाहता है? इतने लोगों को मारकर ये हमें क्या बताना चाहता है? इस सवाल का जवाब हमें केवल वही दे सकता है। अभय, तुम्हें जल्दी से जल्दी उसे ढूंढना होगा। मिहिका की बात सुनकर अभय सोच में पड़ गया था। वो जैसे ही अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पापा परेशान दिखाई दे रहे थे। अभय अपने पापा के सामने बैठा और प्यार से बोला, पापा क्या बात है, आप इतनी टेंशन में क्यों हो? अभय, आज तुम्हारी चाची आई थी, वो हमें ये बता रही थी कि तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल काम होगा। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले इंसान को काम देती है और हमारे बिजनेस के बारे में तो तुम जानते ही हो बेटा। अभय के पापा ने बहुत ही दुखी मन से अभय को ये बात बोली। दरअसल अभय के वापस आने के बाद उसके माँ बाप को अभय की जॉब और उसके फ्यूचर को लेकर बहुत चिंता हो रही थी। अभय उन्हें शांत करने के लिए एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, आप लोग बिना बात टेंशन ले रहे हो, मेरी जॉब तो लग चुकी है। ये सुनकर अभय के पापा और मम्मी चौंक गए। कब और कहाँ जॉब लगी है अभय? अपने पापा के सवाल पर अभय बोला, स्काई व्यू कंपनी नाम सुना है ना आप लोगों ने वहां पर? कंपनी का नाम सुनते ही अभय के पापा चौंक गए, लेकिन जल्दी ही उनकी हैरानी खुशी में बदल गई। वो अभय को गले लगाते हुए बोले, वी आर सो प्राउड ऑफ यू अभय, मन लगाकर काम करना।
अभय की माँ उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, अब सब बातें बनाने वालों के मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। अपने मम्मी पापा के चेहरे की स्माइल देखकर अभय को बहुत राहत मिली और वो खुद से बोला, अब आप लोगों पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा मैं। अभय चैन की नींद सो रहा था, लेकिन उस वक्त मुंबई शहर में ही समुद्र के पास एक ऑफिस में दीपक अपने भाई मुकुल के साथ बैठा हुआ था। दीपक के हाथ में एक डॉक्यूमेंट था जो वो ध्यान से पढ़ रहा था। अचानक से दीपक अपनी कुर्सी से उठा और गुस्से में बोला, पहले बैंक मैनेजर कशिश दिल्ली में काम कर रही थी और फिर अचानक से वो मुंबई आ गई। फिर हमें रॉयल बैंक का नोटिस आता है कि अब वो हमें फंड्स नहीं देंगे। सब तेरी गलती है मुकुल। तुझे उस दिन कशिश के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। मुकुल चिढ़ते हुए बोला, आप मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो भैया? बदतमीजी तो आपने अभय के साथ भी की थी, क्या पता अभय ने ये सब करवाया हो? ये सुनकर दीपक के चेहरे की रंगत उड़ सी गई थी। उसके दिमाग में दिल्ली में हुए हर हादसे के सीन घूमने लगे थे। वो गुस्से में बोला, अगर ये सब अभय ने किया है तो मैं अभय की जिंदगी में आग लगवा दूंगा, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अपने भाई दीपक की बात सुनकर मुकुल को जैसे राहत मिली। वो दीपक के पास आकर बोला, भैया, अगर आपको अभय को बर्बाद करना है तो आप जल्दी से जल्दी कामिनी से शादी कर लो। दीपक गुस्से में बोला, इससे उसे क्या फर्क पड़ेगा मुकुल? उसकी सानिया से एंगेजमेंट हो रखी है। मुकुल उसे भड़काते हुए बोला, हो रखी होगी किसी और से एंगेजमेंट, लेकिन पहला प्यार तो पहला ही होता है भैया। अभय को देखकर साफ पता लगता है कि वो अभी भी कामिनी को पसंद करता है। जब अपने बचपन के प्यार को शादी करते देखेगा तो ऐसी आग लगेगी ना उसे कि देखने में मज़ा आ जाएगा, और इससे आपको भी तो कामिनी के दादाजी का सारा बिजनेस मिल जाएगा। मुकुल की ये बात सुनकर दीपक के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। अभय सोकर उठा तो उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देने रही थी। आवाज़ सुनकर उसके होश उड़ गए। वो जल्दी से उठा और जैसे ही अपने कमरे के बाहर गया, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसने देखा कि उर्वशी उसके मम्मी पापा के साथ बैठकर बातें कर रही थी। अभय के पापा जगदीश कपूर ने जैसे ही अभय को बाहर आते देखा तो बोले, अभय, तुमने पहले उर्वशी के बारे में कभी बताया ही नहीं। वो तो अच्छा हुआ ये यहाँ आ गई, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता कि तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त है मुंबई में। अभय उर्वशी को सवालिया नज़रों से देख रहा था। उसे मालूम था कि उर्वशी जरूर किसी मकसद से उसके घर आई थी, लेकिन अपने मम्मी पापा के सामने वो चुप रहा। अभय वहां बैठा तो उसकी मम्मी बोली, अभय, हम तुम्हारे उठने का ही इंतज़ार रहे थे। हमारी योगा क्लास का टाइम हो गया है, तो तेरे पापा और मैं वहां जा रहे हैं। तुम दोनों आराम से बात करो। अभय के मम्मी पापा ड्राइंग रूम से गए तो अभय उर्वशी के पास जाकर गुस्से में लेकिन धीमी आवाज में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमको मेरा एड्रेस कैसे मिला? उर्वशी मुस्कुराकर बोली, अभय, हम इतने दिन बाद मिले हैं और तुम मुझे ऐसा रिएक्शन दे रहे हो, थोड़ा स्माइल करो यार। उर्वशी की बात सुनकर अभय को और गुस्सा आ गया। क्यों आई हो यहाँ? दिल्ली में तुम्हारे गैंग को खत्म कर तो दिया मैंने, अब क्या चाहिए? उर्वशी अभय की बात को इग्नोर करके उसके बालों से खेलते हुए बोली, अभय, जब से मैंने तुम्हें अपने आदमियों से लड़ते हुए देखा है ना, तब से मैं तुम्हारी दीवानी हो गई हूँ। मुझसे शादी कर लो अभय, हम दोनों की जोड़ी लाजवाब है। हम दोनों मिलकर इस दुनिया में राज कर सकते हैं। उर्वशी की ये बात सुनकर अभय भौचक्का रह गया। क्या बकवास कर रही हो उर्वशी? दिमाग का कोई तार हिल गया क्या तुम्हारा? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ अभय, सच में तुमसे प्यार हो गया है और तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी करूँगी, और तुम ना उस सानिया को भी छोड़ दो। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम दोनों को साथ देखकर। अभय ने उर्वशी का हाथ झटक कर दूर कर दिया। उर्वशी, तुम सच में पागल हो गई हो। उर्वशी ने अपना फ़ोन निकला और उसमें रिया, प्रेरणा और रेणुका की तस्वीर दिखाई, जिसमें उन्हें बंदी बनाकर रख गया था। अभय उन तस्वीरों को देखकर चौंक गया। इन तीनों को साथ ये क्यों किया तुमने उर्वशी? उर्वशी जहरीली हंसी के साथ बोली, ये तुम्हारी गन्स बेचने वाली थी, मैंने इन्हें पकड़ लिया। सोचा तुमसे मिलवा दूं। सुना है बहुत परेशान किया है इन तीनों ने तुम्हें, कहो तो मरवा दूं।
वैसे तो अभय को उन तीनों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन अभय रिया के पापा के एहसान तले दबा था और आज उसके लिए उस एहसान को पूरी तरह से उतारने का अच्छा मौका था, जान के बदले जान बचाकर। अभय उर्वशी से गुस्से में बोला, उर्वशी, तुम उन तीनों को छोड़ दो, उन्होंने तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना, तुम मुझसे बात करो। अभय की ये बात सुनकर उर्वशी जोर से हंस पड़ी और बोली, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी अभय, लेकिन तुम्हें ये मौका जरूर दूंगी, अगर तुम्हें उन्हें बचाना है तो बचा सकते हो। अभय बोला, कहाँ रखा है तुमने उन तीनों को? शहर के बाहर बोतल फैक्ट्री में, जाओ तुम्हारे पास केवल आधा घंटा है। उर्वशी के ऐसा कहते ही अभय वहां से निकल गया। उर्वशी की आंखों में इस वक्त अभय के लिए एक पागलपन देखा जा सकता था। उसके बर्ताव को देखकर साफ पता लग रहा था कि वो अभय को पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, यहाँ तक कि अपने आदमियों को धोखा भी दे सकती थी। जो उसने इस वक्त किया, उसने बिना किसी प्रॉब्लम के अभय को रिया, रेणुका और प्रेरणा का एड्रेस दे दिया। अभय जैसे ही घर से बाहर निकला वैसे ही उर्वशी खुद से बोली, अभय, अगर तुम मेरे नहीं हुए तो तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। उर्वशी ने अपने आदमी को कॉल लगाया, अभय आ रहा है, वो मार डालो उसे और उन तीनों को भी। अभय जब रास्ते में था तभी मिहिका का फिर से कॉल आया। मिहिका घबराते हुए बोली, अभय, अब सब हाथ से बाहर जा रहा है, एक और डेड बॉडी मिली है हमें और वो ही सेम पैटर्न है, मारने का कुछ समझ नहीं आ रहा। इससे पहले कि मिहिका और भी कुछ बोलती, अभय ने उसे बीच में ही रोक दिया। मिहिका, रिया, प्रेरणा और उनकी मां को उर्वशी ने किडनैप कर लिया है। मिहिका चौंक कर बोली, क्या? पर क्यों? तुम कहाँ हो इस वक्त अभय? मैं उन्हें बचाने जा रहा हूँ मिहिका, और क्यों क्या का जवाब बाद में दूंगा। अभय के जवाब ने मिहिका को और भी ज्यादा चौंका दिया। तुम बचाने जा रहे हो, इसका मतलब उर्वशी मुंबई में है, अब क्यों आई है वो यहाँ? अभय इरिटेट होकर बोला, तुम्हें पूरी बात जाने बिना चैन तो मिलेगा नहीं, तो सुनो। उर्वशी मुझसे शादी करना चाहती है और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि वो मेरे पीछे इतना पागल हो चुकी है कि उसने खुद इन तीनों की लोकेशन के बारे में मुझे बताया है। मिहिका हैरान होकर बोली, अभय, इसमें जरूर उर्वशी की कोई चला होगी, मैं अपने कुछ आदमियों को भेजती हूँ वहाँ तुम्हारी हेल्प के लिए, तुम लोकेशन भेजो। अभय ने कॉल कट किया, लेकिन अचानक से अभय ने कार में ब्रेक लगाया। ओ नो, ट्रैफिक जैम, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अभय कार से निकलकर उर्वशी की बताई हुई लोकेशन की तरफ भगाने लगा। तभी एक 60 साल के बूढ़े आदमी ने अभय को जैसे ही रोड पर भगाते हुए देखा, वो चौंक गया और चौंकते हुए बोला, ये तो अभय है, अभय मुंबई आ गया है। उस आदमी ने जल्दी से किसी को कॉल लगाया और बोला, अभय मुंबई वापस आ गया है। कॉल के उस ओर से एक लड़की की आवाज आई, मुझे पता था, अभय एक दिन मुंबई जरूर वापस आएगा, अब आएगा मजा। फोन पर लड़की ने कहा, पर आपने अभय को कहाँ देखा? मैंने अभी उसे सड़क पर भागते हुए देखा। बूढ़े बाबा की बात सुनकर लड़की बोली, आप उसका पीछा कीजिए, पता कीजिए वो इस तरह भागकर कहाँ जा रहा है, दाल में जरूर कुछ काला है। बूढ़े बाबा ने फोन काटा और अभय का पीछा करने लगे। इस बात से अनजान अभय रोड पर बस भागे जा रहा था। आगे जाकर जब ट्रैफिक कम हुआ तो अभय ने वहीं से एक टैक्सी पकड़ी और बोतल फैक्ट्री की ओर निकल गया। अभय पहले ही इतनी तेजी से भाग रहा था कि वह बूढ़े बाबा अभय का पीछा नहीं कर पा रहे थे, और फिर जैसे ही अभय ने टैक्सी ले ली, वह वहीं रुक गए। अभय को दूर जाते हुए देखकर वह खुद से बोले, भले ही आज तुम निकल गए अभय, लेकिन अब मैं तुम्हें बहुत जल्दी ही ढूंढ लूंगा। अभय लोकेशन से कुछ दूरी पर था, तभी उसे मिहिका का कॉल आया। अभय झुंझलाकर बोला, अब मैं तुम्हारा फोन उठाता रहूं कि कुछ काम भी कर लूं, मिहिका। मिहिका चिढ़कर बोली, बड़े एहसान फरामोश हो तुम तो, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूं और तुम मुझे पर ही गुस्सा कर रहे हो। हमारा एक आदमी तुम्हारी बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गया है। उसने मुझे बताया है कि उर्वशी ने बर्ड गैंग के लोगों से कहकर उन तीनों को किडनैप करवाया है, और जिस तरह की वहां सिक्योरिटी है, उससे लग रहा है उनका प्लान कुछ और ही है। मुझे बस इतना बताना था, अब तुम भाड़ में जाओ।
बर्ड गैंग का नाम सुनते ही अभय की बोहें तन गई। उसे बर्ड गैंग के बारे में बहुत अच्छे से मालूम था। इस गैंग का नाम बर्ड गैंग इसलिए पड़ा था क्योंकि उनके पास पालतू बाज और चील थे और वह अपने दुश्मन को अधमरा करके उन्हें उन पक्षियों के सामने छोड़ देते थे और जिंदा आदमी को वह पक्षी बड़ी बेरहमी से चोंच मार के खा जाते थे। एक तरह से बर्ड गैंग का सामना करना अपनी मौत को बुलाने जैसा ही था। अभय मिहिका को मनाते हुए बोला, अरे सॉरी, तुमने हेल्प की इसलिए लिए थैंक यू। ये बताओ किस नाइट फाइटर को भेजा है तुमने? तुम उसे ऑलरेडी जानते हो अभय, तुम लोकेशन पर पहुंचो, वह तुम्हें मिल जाएगा। मिहिका ने अपनी बात बोलकर फोन काट दिया। अभय जैसे ही लोकेशन पर पहुंचा तो सामने खड़े आदमी को देखकर चिढ़ते हुए बोला, अरे यार, इतने नाइट फाइटर्स में से मिहिका को ये ही मिला था। अभय की आंखों के सामने टाइगर खड़ा था। टाइगर ने जैसे ही अभय को वहां देखा, वह जल्दी से अभय के पास जाकर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, वेलकम टू मुंबई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो अमेरिका गए थे एक मिशन को पूरा करने के लिए। अभय ने टाइगर से बहुत ही बेरुखी से सवाल किया। अभय की बात सुनकर टाइगर मुस्कुराते हुए बोला, मैं दूसरों की तरह स्लो नहीं हूँ। मैं अपना मिशन पूरा करके वापस भी आ गया हूँ और अब मिहिका ने तुम्हारी हेल्प के लिए भेज दिया है। मुझ पर बहुत ट्रस्ट है उसे। अभय चिढ़कर बोला, क्या मिहिका लगा रखा है? तुमसे बड़ी है वो, दीदी बोलो। टाइगर ने अभय को अजीब तरह से देखा और बोला, ओह कम ऑन अभय, वी आर कोवर्कर्स सो नो दीदी नो भैया, और वैसे भी मिहिका को दीदी कौन बोलना चाहेगा? शी इज सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, जस्ट वाओ। ओह हेलो टाइगर जी, सपनों की दुनिया से वापस आओ और काम पर ध्यान लगाओ। टाइगर को ख्यालों में खोया देख अभय ने उसके सिर पर मारते हुए कहा। टाइगर अभय को घूरते हुए बोला, इसका बदला बाद में लूंगा। फैक्ट्री के अंदर बर्ड गैंग के कम से कम 50 लोग हैं, सबके पास वेपन्स है। अभय ने फैक्ट्री को चारों तरफ से देखा और बोला, और हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? हम हमला कहां से करेंगे? सामने से, टाइगर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अभय गुस्से में बोला, इडियट, हम सामने से कैसे हमला कर सकते हैं? सामने से हमला करने के लिए हमें भी वेपन्स चाहिए। हमें छिपकर वार करना होगा और एक एक करके सबको मारना होगा। टाइगर ने स्टाइल से अपने पीछे छिपाई हुई 2 मशीन गन्स निकाली और बोला, नाइट फाइटर 0 है तो फिक्र नॉट। अभय ने गन अपने हाथों में ली और मन में बोला, कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है, पर मुझसे ज्यादा नहीं। वो दोनों धीरे धीरे एक साथ फैक्ट्री के अंदर जाने लगे। वहां फैक्ट्री के फर्स्ट फ्लोर पर रिया, प्रेरणा और रेणुका को अलग अलग कुर्सियों पर बांध कर रखा गया था। उनके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे डर से भरे हुए थे। उनके सामने एक बड़ा सा पिंजरा था, जिसमें बर्ड गैंग के पालतू बाज और चील उन तीनों पर नजर गड़ाए बैठे थे, जैसे जानते हो कि कुछ ही देर में वह तीनों उनका खाना बनने वाली थी। और उनके आसपास कई फाइटर्स हाथ में वेपन्स लिए घूम रहे थे। तभी एक आदमी जिसके हाथ में एक बहुत ही लंबा चाकू था, उसने अपना चाकू रिया के गले में लगाकर हंसते हुए बोला, कमाल है, जिन औरतों ने उसे इतना सताया उन्हीं को बचाने आ रहा है वो अभय। उस आदमी की ये बात सुनकर रेणुका चौंकते हुए बोली, क्या अभय हमें बचाने के लिए आ रहा है? आ तो रहा है लेकिन जिंदा वापस नहीं जाएगा, वह आदमी जहरीली हंसी के साथ बोला। उस आदमी की बात सुनकर तीनों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभय उन्हें बचाने आ सकता है। अचानक से उन्हें बाहर से गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। अंदर सभी अलर्ट हो गए। अभय और टाइगर फैक्ट्री के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिससे उनकी बंदूकों के सामने आने वाले लोग धीरे धीरे एक एक करके मरने लगे। टाइगर और अभय भले ही एक दूसरे को खास पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब एक दूसरे का साथ देने का वक्त आया तो वह दोनों पीछे नहीं हटे। कभी टाइगर अभय की ढाल बन रहा था तो कभी अभय टाइगर को डिफेंड कर रहा था। अभय ने टाइगर को चिल्लाते हुए कहा, टाइगर, मैं ऊपर जाकर उन तीनों को बचाता हूँ, तुम यहाँ नीचे सबको संभलो। टाइगर ने हाँ में सिर हिलाया तो अभय ऊपर जाने लगा। उसके रास्ते में जो भी आता था, अभय बस उन्हें मारता जा रहा था।
लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसने जो देखा वो अचानक से रुक गया। रिया की गर्दन पर चाकू रखे एक आदमी अभय को घूर रहा था। रिया अभय को देखकर रोने लगी। वो आदमी गुस्से में बोला, आ जाओ अभय, तुम्हारा ही इंतजार था, अब होगी मेरे चीलों और बाजों की पार्टी। अभय जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम जिसके लिए काम कर रहे हो वो उर्वशी मुझे हीरो बुलाती है, तुम्हें पता है क्यों? अभय के इस बेतुके सवाल पर सब उसे हैरान होकर उसे देखने लगे। अभी बताता हूँ, अभय ने जहरीली हंसी के साथ जवाब दिया और अचानक से अपने जूतों में से चाकू निकला और सीधा रिया की गर्दन पर चाकू लगाकर खड़े आदमी को मार दिया। सब उसे देखते रह गए क्योंकि ये सब बस कुछ ही पलों में हो गया था। अभय ने फिर अपनी गन से सब पर हमला करना शुरू कर दिया। वह बिना झिझक के सबको मार रहा था। कुछ ही देर में जमीन पर लाशें ही लाशें बिछी थी। हर तरफ खून बह रहा था। अभय के कपड़ों पर भी खून के धब्बे लग चुके थे। रिया, रेणुका और प्रेरणा ने जो भी देखा था वह उनके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभय इतना खतरनाक होगा। उसी वक्त टाइगर भी ऊपर आ गया। उसने जैसे ही सबकी डेड बॉडी देखी वह मजाकिया अंदाज में बोला, क्या डूड, तुमने मेरा वेट नहीं किया, मुझे इन सबको मारना था। अभय ने टाइगर की तरफ देखा और तीनों की रस्सियां खोलते हुए बड़े ही धीमी आवाज में बोला, इन तीनों को अपने साथ कहीं सेफ लोकेशन पर लेकर जाओ, कुछ दिनों तक इन्हें वहीं रखो, उर्वशी फिर से अटैक कर सकती है। अभय अपनी बात बोलते ही वहां से निकलने लगा था, तभी रिया उसके पीछे भागी और उसे गले लगा लिया। अभय, थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए, मुझे पता था तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो। अभय ने रिया को खुद से दूर किया और कहा, डोंट टच मी रिया, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। रिया चौंक कर बोली, फिर यहाँ आए क्यों तुम अभय, और इतने आदमियों को मारा क्यों? ये प्यार नहीं तो और क्या है? अभय ने उसे घूर कर कहा, जिस सीधे साधे अभय ने तुमसे प्यार किया था वह मर चुका है। अब तुम्हारे सामने नाइट फाइटर अभय खड़ा है जो मतलब के प्यार से नफरत करता है। रिया ये सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई। अभय ने रेणुका की तरफ देखा और बोला, मिसेस सिंघानिया, आपके पति ने मेरी जान बचाई थी, आज उसका एहसान उतार दिया है मैंने। अब आप तीनों मेरी लाइफ में दोबारा आने की कोशिश मत करना। ये कहकर अभय वहां से निकल गया और एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। अभय जैसे ही फैक्ट्री के बाहर निकला उसे पल्लवी का कॉल आ गया। अभय, क्या हम अभी मिल सकते हैं? पर तुमने तो डिनर का प्लान बनाया था ना पल्लवी। आई नो, पर रात को कुछ काम आ गया है, तो लंच पर मिले। पल्लवी की बात सुनकर अभय खुद का हुलिया देखकर बोला, ठीक है, 1 घंटे बाद मिलते हैं, बहुत वर्कआउट किया है आज, तो क्लीन अप के बाद मिलता हूँ। ठीक उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में बूढ़े बाबा अपने घर में एक लड़की के साथ बैठे थे। लड़की के बाल काफी छोटे कटे हुए थे और चेहरे पर बिच्छू का टैटू बना हुआ था। वेरोनिका, अब जब पता चल गया है कि अभय यहीं मुंबई में है तो आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? वेरोनिका अपने फोन में अभय की तस्वीर देखते हुए बोली, आज 3 साल बाद अभय का पता चला है, एक बार मिल गया तो पुराने सारे हिसाब पूरे कर लूंगी। बूढ़े बाबा वेरोनिका के चेहरे की उदासी देखकर बोले, हाँ जरूर, जब से तुमने नाइट फाइटर एजेंसी छोड़ी है हर पल बस अभय के मिलने का इंतजार किया है, अब आखिरकार वह घड़ी आ ही गई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बूढ़े बाबा की ये बात सुनने के बाद वेरोनिका के चेहरे पर एक हल्की से मुस्कान आ गई। वह फिर से अभय की तस्वीर देखने लगी। अभय पल्लवी से मिलने पहुंच चुका था। दोनों एक कैफे में बैठे थे, तभी पल्लवी अभय के गले पर खून का धब्बा देखकर चौंकते हुए बोली, अभय, ये खून का निशाना कैसे लगा? अभय ने झट से एक नैपकिन उठाया और उसे गिला करके खून का धब्बा पोंछते हुए बोला, खून नहीं, सॉस है, सुबह ब्रेकफास्ट में सैंडविच खाया था ना। पल्लवी आगे कुछ बोलती तभी किसी की जोर से बोलने की आवाज आई, बंद करो ये कैफे वरना मुझे पुलिस को बुलवाना पड़ेगा। ये शहर का जाना माना एडवोकेट युवराज था। युवराज की बात सुनकर कैफे का बूढ़ा मालिक युवराज से गिड़गिड़ाते हुए बोला, युवराज सर, प्लीज मुझे कुछ और दिनों का वक्त दे दो,
मैं अविनाश मखीजा सर के सारे पैसे जल्दी से दे दूंगा। पल्लवी ने जैसे ही अविनाश मखीजा का नाम सुना, वह अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और सीधा युवराज के पास जाकर बोली, तुम्हें यहाँ मखीजा इंडस्ट्रीज के मालिक अविनाश मखीजा ने भेजा है? ये सुनकर युवराज गुस्से में बोला, हाँ, वह मेरा क्लाइंट है। उसने कुछ महीने पहले इस बुढ़े को कुछ पैसे दिए थे ये कैफे चलाने के लिए, लेकिन ये बुढ़ा अभी तक पैसे वापस नहीं कर पाया, इसलिए अविनाश ने मुझे इसको धमकाने के लिए भेजा है। युवराज की ये बात सुनकर पल्लवी गुस्से में बोली, तो तुम वकील होकर वसूली का काम क्यों करते हो? तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अविनाश से बात कर लूंगी, वह मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर युवराज चिढ़ते हुए बोला, अगर बात करनी है तो बाहर चली जाओ, अविनाश बाहर ही खड़ा है। पल्लवी ये सुनते ही घबरा गई क्योंकि वह अविनाश से छिपकर यहाँ अभय के साथ आई थी, लेकिन अविनाश बाहर था, इसलिए उसके पास गई और बोली, तुम ये सब क्या कर रहे हो अविनाश? एक बूढ़े आदमी को ऐसे तंग नहीं कर सकते तुम। अविनाश पल्लवी को वहां देखकर हैरान रह गया था। पल्लवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एंड दिस इज नॉट योर मैटर, तुम बीच में मत पड़ो। उस बुढ़े ने मेरे पैसे खाए हैं, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी अंदर से एक जोरदार आवाज सुनाई दी। पल्लवी ने जब कैफे के अंदर देखा तो उस कैफे का ओनर जमीन पर गिरा हुआ था। युवराज ने उसे धक्का दिया था। ये देखकर अभय अपनी कुर्सी से उठा और उसने युवराज को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, तू एक बूढ़े आदमी पर हाथ उठाकर खुद को हीरो समझ रहा है, हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखा। थप्पड़ की गूंज पूरे कैफे में गूंज उठी थी। कुछ पल के लिए युवराज सुन्न रह गया। वह जैसे ही थोड़ा सा होश में आया, वह गुस्से में अभय को बोला, तुमने एक एडवोकेट पर हाथ उठाया है, अब मैं तुम्हें कोर्ट के इतने चक्कर लगवा दूंगा कि तुम अपने घर का पता भी भूल जाओगे, याद रखना मेरी बात को। ये बोलते ही युवराज कैफे से बाहर चला गया। अविनाश अभय देखकर चौंक गया था। वह पल्लवी से गुस्से में बोला, तुम यहाँ इसके साथ आई थी? पल्लवी ने हिम्मत करके कहा, हाँ आई हूँ। तो क्या कर लोगे तुम? अविनाश गुस्से में पल्लवी पर हाथ उठाने लगा तो अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया, सोचना भी मत अविनाश। उसने फिर पल्लवी को देखा और बोला, तुम ये सब डिजर्व नहीं करती पल्लवी, कभी भी किसी और को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर मत रखना। पल्लवी में भी जोश आ चुका था। मुझे नहीं पता था तुम इतने गिरे हुए इंसान हो अविनाश, आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू। पल्लवी की इस बात से अविनाश को बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था। वह अभय को घूरता हुआ आंखों ही आंखों में उसे वार्निंग देखकर वहां से चला गया। पल्लवी ने खुशी से अभय को गले लगा लिया और बोली, मुझे अपने आप पर यकीन दिलाने के लिए थैंक यू सो मच अभय। पल्लवी पीछे हटी और वहां से चली गई। ओह, तो इसलिए आए हो तुम मुंबई चीटर? आवाज सुनकर अभय पीछे मुड़ा तो देखा वहां सानिया खड़ी थी। अभय चौंक कर बोला, सानिया तुम यहाँ? देखो तुम गलत समझ रही हो, वह तो मैं उसकी बस हेल्प कर रहा था। सानिया ने अभय को अवॉइड किया और वहां से जाते हुए बोली, मैं पापा को सब बता दूंगी, अब तुम उनसे ही बात करना अभय। सानिया के जाते ही अभय गुस्से में बड़बड़ा, अजीब मुसीबत है, भगवान इन लड़कियों के चक्कर में कहाँ फंस गया मैं। अभय वहां से सीधा धीरज राजपूत से मिलने के लिए चला गया था। वह उससे नाइट फाइटर नंबर 2 के बारे में बात करना चाहता था क्योंकि हर रोज होने वाले मर्डर्स अभय को बेचैन करने लगे थे। अभय जैसे ही स्काई व्यू कंपनी के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि अंकित वहां से अपना सामान लेकर निकल रहा था। उसके चेहरे से गुस्सा साफ झलक रहा था। अभय को घूरते हुए वह बोला, आज तुम्हारे और तुम्हारे दोनों दोस्तों की वजह से मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है। मैं तुम्हें और तुम्हारे उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। इससे पहले अभय अंकित से कोई भी सवाल करता, उसको उसी वक्त मेहिका का कॉल आ गया। मेहिका बोली, मैं, खुशी और खानपान साहिब मुंबई आ गए हैं। तुम्हारी एक्स वाइफ और उसकी फैमिली हमारे साथ सेफ है। ठीक है, मुझे अपडेट देते रहना, टाइगर तुम्हारे साथ रहेगा। अभय ने अपनी बात बोलते ही फोन काट दिया और कंपनी के अंदर चला गया। अभय के अंदर जाते ही एक आदमी जो उस पर नजर रखे हुए था, किसी को कॉल करके बोला, मेहिका, खुशी, टाइगर और कप्तान साहिब सब मुंबई में हैं।
उन्हें खत्म करने का अच्छा मौका है। कॉल के उस ओर से आवाज आई, अब आएगा न मजा, सारे के सारे नाइट फाइटर्स को एक साथ खत्म कर दूंगा। यहीं मुंबई से दूर एक जंगल के अंदर छोटे से घर में मिहिका, खुशी, टाइगर और कप्तान साहब बैठे हुए थे। दूसरे कमरे में रेणुका, रिया और प्रेरणा भी थे। अचानक से खुशी को घर के बाहर एक आवाज सुनाई दी। खुशी ने घर के बाहर देखा तो घबराते हुए कप्तान साहब से बोली, कप्तान साहब घर के बाहर 5 शेर है और साथ में कोई आदमी भी खड़ा है। खुशी ने इतना कहा ही था कि तभी बाहर शेर दहाड़ने लगे। कप्तान साहब अब हम क्या करें? खुशी घबराते हुए बोली। घर के अंदर मौजूद सभी लोग डर गए थे क्योंकि आज तक शेर का सामना किसी ने नहीं किया था। कप्तान साहब को छोड़कर सबने अपनी बंदूक निकाल ली थी। कप्तान साहब बोले, हम एक जानवर पर बंदूक से वार नहीं करेंगे। हमारा मकसद उन्हें मारना नहीं, बस घायल करके डराना है ताकि वह यहाँ से चले जाएं। खुशी ये सुनते ही भागकर कमरे में गई और एक बैग लेकर आ गई। मिहिका ने जैसे ही वह बैग खोला तो टाइगर एक्साइटेड होकर बोला, अरे वाह, ये तो मेरे फेवरेट हथियार हैं। बैग तरह तरह के चाकुओं और तलवारों से भरा था। सबने अपने अपने हथियार लिए तो कप्तान साहब बोले, जानता हूँ खतरा बड़ा है, लेकिन वह नाइट फाइटर ही क्या जो खतरों के बारे में सोचे। अब या तो मरना है या तो मारना है। कप्तान साहब की ये बात सुनकर खुशी, टाइगर और मिहिका जोश से भर उठे, लेकिन रिया, प्रेरणा और रेणुका डर के मारे एक कमरे में दुबक गए। सभी नाइट फाइटर्स घर के बाहर निकले तभी उन्हें दूर से एक आदमी की आवाज सुनाई दी। वह आदमी कहीं से छिपकर चिल्लाते हुए बोला, मुझे तुम लोगों की जान नहीं लेनी, मुझे सिर्फ अभय का पता बता दो। कप्तान साहब मुस्कुराते हुए बोले, अभय तक पहुंचने के लिए तुम्हें हम सबकी लाशों से गुजरना होगा, पर जिसमें सामने आने की हिम्मत नहीं है वो हमारा क्या ही बिगाड़ेगा। ये सुनकर दूर खड़ा आदमी झुंझलाकर बोला, तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलते ही उस आदमी ने ना जाने ऐसा क्या बोला कि वह 5 शेर तेजी से जंगल के अंधेरे को चीरते हुए घर की तरफ दौड़ने लगे। कप्तान साहब जोर से चिल्लाए, अटैक। मिहिका अपने दोनों हाथों में चाकू लिए पहले शेर की तरफ भागने लगी और उसके करीब पहुंचते ही उसने खुद को जमीन पर लिटाते हुए शेर के पैरों पर जोरदार चाकू मार दिया। मिहिका ने इतनी तेजी से हमला किया कि पहला शेर लड़खड़ाकर वहीं पर गिर गया। टाइगर दौड़कर घर की छत पर चढ़ा और दूसरे शेर पर लंबी छलांग मारते हुए बोला, शायद इसी दिन के लिए मेरे माँ बाप ने मेरा नाम टाइगर रखा था। सॉरी ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। टाइगर शेर पर कूदा और उसकी आंख के पास वार कर दिया। दर्द से छटपटाता हुआ शेर जंगल की तरफ भाग गया। लेकिन इससे पहले कि खुशी और कप्तान साहब शेरों पर हमला करते, अचानक से कहीं दूर से 2 तीर आकर सीधा तीसरे शेर के पेट में लगे। ये देखकर उधर मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। वह चारों तरफ देखने लगे लेकिन उन्हें कोई इंसान नहीं दिखाई दिया। फिर से 2 और तीर चौथे शेर को जाकर लगे और उसका भी वही हाल हुआ जो तीसरे शेर का हुआ था। ये सब देखकर कप्तान साहब चौंकते हुए बोले, जंगल में एक दुश्मन छिपा है तो एक दोस्त, दोनों को सामने लाना होगा। मिहिका ये सुनकर कप्तान साहब का इशारा समझ गई और तीर आने की दिशा में भागी और 5वें और आखिरी शेर से लड़ने के लिए खुशी, टाइगर और कप्तान साहब ने एक साथ उस पर हमला कर दिया। ये देखकर शेर डरकर वहां से भाग निकला। शेरों के जाते ही जंगल में शांति फैल गई और फिर मिहिका लौटी लेकिन खाली हाथ। कप्तान साहब वहां कोई नहीं मिला। हमें अभय को अलर्ट करना होगा, उस पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। कप्तान साहब मुस्कुराते हुए बोले, मिहिका, अभय यूं ही नहीं नंबर 0 बना था, वह सब संभाल लेगा। वहां दूसरी तरफ अभय स्काई व्यू कंपनी के ऑफिस में धीरज राजपूत के साथ बैठा था, तो धीरज बोला, अभय तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी है। अभय एक्साइटेड होकर धीरज को देखने लगा। तुम्हारे पापा ने यहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया था, मैंने उन्हें जॉब दे दी, ठीक किया ना? अभय चौंकते हुए बोला, ये क्या किया तुमने धीरज? एक बार पूछ तो लेते। मैंने कल ही पापा को कहा है कि मैं इसी कंपनी में काम करता हूँ। हम दोनों एक जगह काम कैसे कर सकते हैं? उन्हें मेरा सच पता चल जाएगा।
धीरज मुस्कुराते हुए बोला, इसमें क्या प्रॉब्लम है, बल्कि तुम्हारा काम आसान हो गया। यहाँ के मालिक तुम हो, ये बात मेरे, गौतम और तुम्हारे अलावा कोई और नहीं जानता तो अंकल को भी नहीं पता चलेगा। तुम एम्प्लॉय की तरह ही रहना, यहाँ रहकर तुम अंकल को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाओगे और फिर मैं भी तो हूँ। अभय ये सुनकर मुस्कुराने लगा। तभी नकुल ने दरवाजे पर नॉक किया। अब ये बात मैं भी जानता हूँ अभय कि तुम यहाँ के ओनर हो। दरवाज़ा खुला था। नकुल के ये बोलते ही अभय ने अपना सिर पकड़ लिया। भगवान, मैं पूरी दुनिया में ही अनाउंसमेंट कर देता हूँ। नकुल जल्दी से बोला, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सीक्रेट यानी मेरा सीक्रेट किसी को नहीं पता चलने दूंगा। थैंक्स जॉब के लिए, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। अभय खुश था कि हमेशा उसे एक क्रिमिनल की नज़र से देखने वाले मुंबई शहर में अब कुछ लोग उसके अपने भी थे। अभय जब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके मम्मी पापा एक साथ मिलकर खाना बना रहे थे। दोनों बहुत बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे थे। अभय की मां ने जैसे ही अभय को देखा, वह उसके पास जाकर खुशी के साथ बोली, ये लो मिठाई खाओ, तुम्हारे पापा की जॉब लग गई है। अभय सरप्राइज होने का नाटक करते हुए बोला, वाह, पर कहाँ पापा? अभय के पापा बोले, तेरी ही वाली कंपनी में। सॉरी बेटा, तुझे पहले नहीं बताया कि मैंने वहां अप्लाई किया है, वरना तू अपनी जैक लगाता और मुझे अच्छा नहीं लगता। अब बाप बेटे मिलकर साथ में वहां जाएंगे। अभय मायूस होकर बोला, मैं इस बात से खुश हूं पापा, लेकिन इस बात से दुखी भी हूं कि आपको अपना बिजनेस होते हुए किसी और के यहाँ जॉब करनी होगी। अभय के पापा कुछ बोलते उससे पहले अभय की मां मुस्कुराते हुए बोली, अभय ये इन सब बातों का टाइम नहीं है। अब तुम्हारी जॉब लग गई है, अब तुम एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो। मैं चाहती हूँ कि अब तुम शादी कर लो। अभय चौंक कर अपनी माँ को देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा, माँ ऑलरेडी एक शादी करके डिवोर्स हो चुका है, एक झूठी सगाई कर रखी है, शादी नहीं कर सकता। आपको कैसे बताऊं ये सब? अभय कुछ बोलता उससे पहले एक जानी पहचानी आवाज आई, भाभी। अभय तो सेट हो गया, अब उसे अपने भाई को भी सेट करवा देना चाहिए। अभय ने जब अपनी नज़र घुमाई और तो उसके अपने सामने उसकी चाची वैशाली और उनका बेटा सागर खड़ा था। अभय अच्छे से जानता था कि उन्होंने केवल अपने मतलब से अभय के माँ बाप से रिश्ता रखा हुआ था। जेल जाते समय उसकी चाची वैशाली ने सबके सामने अभय को क्रिमिनल बोला था। अभय उनसे बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी में वहां बैठना पड़ा। अभय ताना मारते हुए बोला, चाची मेरे जैसा क्रिमिनल सागर की क्या ही मदद कर सकता है? वैशाली को ये सुनकर गुस्सा तो आया, लेकिन अपने मतलब के लिए वह शांत रही और फेक स्माइल के साथ बोली, बेटा अभय मैंने तुम्हें जो भी बोला था, मैं उस वक्त गुस्से में थी। अब गलती तो तुमने की ही थी ना, पर अब वक्त बदल गया है। पुरानी बातों पर मिट्टी पाओ बेटा, सागर को भी तुम्हारी कंपनी में नौकरी दिलवा दो। ये सुनकर अभय गुस्से में बोला, जब मुझे और मेरे परिवार को आप सबकी जरूरत थी, तब आप लोग हमसे दूर चले गए थे और आज अचानक से आपको सारे रिश्ते नाते याद आ रहे हैं। माहौल बिगड़ने लगा था। अभय के पापा उसे संभालते हुए बोले, बेटा अगर हम पुरानी बातों को दिमाग में रखकर जिएंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हें अपने चाची की के बेटे की मदद करनी चाहिए। अभय ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो अभय के पापा बोले, कोई बात नहीं वैशाली, सागर की जॉब में लगवाने की कोशिश करूंगा, मैं भी अब वही काम करने वाला हूं। ये सुनकर अभय चौंक गया, लेकिन अपने पापा की सबके सामने बेइज्जती नहीं होने देना चाहता था, इसलिए चुपचाप खड़ा रहा। जैसे ही वैशाली और सागर ने अभय के पापा की बात सुनी, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह खुशी से चहकते हुए बोली, तो फिर ठीक है भैया, अभी हम लोग चलते हैं, कल मम्मी जी के बर्थडे पर मिलते हैं। अभय को याद आया कि कल उसकी दादी का बर्थडे है। ये सोचकर अभय के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। उसके दिमाग में अपनी दादी के साथ बिताए हुए कुछ लम्हों की तस्वीर घूमने लगी थी। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। वहां दूसरी तरफ जंगल में रात को अचानक एक आवाज हुई। सबकी आंखें उस आवाज से खुल गई। सब बाहर गए तो चौंक गए, क्योंकि जमीन पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी।
कप्तान साहब की नज़र एक कागज़ पर गई जो डेड बॉडी की जेब में पड़ी थी। कप्तान साहब ने जैसे ही वो कागज़ खोला, वह चौंक गए। उन्होंने घबराते हुए पढ़ा, मैं वापस आ गया हूँ। नाइट फाइटर नंबर 2 इज़ बैक। ढूंढ सको तो ढूंढ लो मुझे। नाइट फाइटर नंबर 2 तो बहरूपिया है, उसको ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। मिहिका कप्तान साहब से सीरियस होकर बोली। इस वक्त कप्तान साहब के पास भी मिहिका के सवाल का कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह अभय की आंख धीरज राजपूत के कॉल से खुली। अभय, इससे पहले तुम्हारे पापा ऑफिस के लिए निकले, तुम भी उनके साथ ऑफिस आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ एक जरूरी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। जब दोनों ऑफिस पहुंचे तो अभय सीधा धीरज राजपूत से मिलने के लिए उनके केबिन में चला गया। धीरज राजपूत ने बड़े ही सीरियस होकर धीमी आवाज में कहा, अभी ये कंफर्म हो गया है कि नाइट फाइटर नंबर 02 जिंदा है और तुम्हारे पापा को मारने की प्लानिंग करने वाला कोई और नहीं बल्कि लूडो गैंग का बॉस राघव है। अभय कंफ्यूजन में बोला, क्या राघव? वह ऐसा कैसे कर सकता है? राघव अभय के मामा का बेटा था। उसकी और अभय की कभी नहीं बानी। दोनों बचपन से ही एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। राघव को लगता था कि अभय के पास सिर्फ पैसा है, टैलेंट नहीं। दूसरी तरफ अभय को राघव हमेशा से ही घमंडी और लड़ाकू लगता था। अभय को गुस्से में मुट्ठी भींचता देख धीरज बोला, अपने गुस्से को संभाल कर रखो अभय, दुश्मनों को जलाने के काम आएगा। अभय बोला, राघव ये सब क्यों कर रहा है? वो तुम्हारे पापा की कंपनी को तोड़कर वहां पर मॉल बनवाना चाहता है, पर तुम्हारे पापा ने उसे जमीन बेचने से मना कर दिया। धीरज की बात सुनकर अभय गुस्से में बोला, तो राघव मेरे पापा को मारकर वह जमीन हड़पना चाहता है, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। धीरज बोला, उसे हराना आसान नहीं होगा, उसने अपना बहुत बड़ा गैंग बना लिया है। अभय जहरीली हंसी हंसते हुए बोला, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। धीरज के हाँ बोलने पर अभय फिर से बोला, एक और हेल्प चाहिए तुम्हारी, दादी का बर्थडे है, गिफ्ट खरीदने में तुम्हारी मदद चाहिए। शाम को अभय अपने मम्मी पापा के साथ जब पार्टी के लिए घर से निकला तो उसके पापा बोले, बेटा, तुम्हें बहुत से लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे, तुम्हें खुद को शांत रखना है, किसी को कुछ गलत नहीं बोलना है, वह जो भी बोले उसे अपने एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना। अभय ने हाँ में गर्दन हिला दी लेकिन मन ही मन बोला, सबके मुंह ना तोड़ दिया तो मेरा नाम भी अभय नहीं। तभी अभय की माँ बोली, अभय तुझे सुबह जो फोटो दिखाई थी उनमें से कोई लड़की पसंद आई तुझे? अभय बात को टालते हुए बोला, मम्मी, अभी तो मैं 27 साल का ही हूँ और दुनिया की नज़रों में एक क्रिमिनल भी हूँ, मेरे लिए लड़की ढूंढना आसान काम नहीं है। अभय की माँ उसे घूर कर देखने लगी तो अभय मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद तीनों पार्टी में पहुंच गए। पार्टी एक 5 स्टार होटल में थी। अभय को देखते ही उसकी दादी गीतांजलि खुशी से बोली, मेरा पोता आ गया है। अभय तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थीं। अभय ने जैसे ही अपनी दादी को देखा, वह भागते हुए उनके पास गया और उन्हें गले लगा लिया। आज पहली बार अभय की आंखों में आंसू थे। अभय दादी से बातें कर रहा था तभी एक आवाज सुनाई दी, हैप्पी बर्थडे गीतांजलि आंटी। अभय को जिस तरफ से आवाज आई थी, उसने जब उस तरफ देखा तो वह गुस्से में आ गया क्योंकि उसके सामने राघव खड़ा था। उसी समय मुंबई शहर के एक क्लब में वेरोनिका बैठी हुई थी। उसे किसी अनजान आदमी का कॉल आया था और वह आदमी वेरोनिका से मिलना चाहता था। अचानक से वेरोनिका के सामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, मैडम, आपको हमारे साथ कहीं चलना होगा, आपसे जो मिलना चाहते हैं वो इस वक्त क्लब नहीं आ सकते। ये सुनकर वेरोनिका थोड़ा झिझकी लेकिन वह बिना डरे उस अनजान आदमी से मिलने के लिए निकल गई। क्लब के बाहर जाते ही वह गाड़ी में बैठी और उसने उसी वक्त चुपके से अपनी लिव लोकेशन अपने बूढ़े बाबा को भेज दी थी। गाड़ी में बैठते ही अंदर बैठे एक आदमी ने कहा, वेरोनिका तुम्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। दूसरे आदमी ने वेरोनिका की आंखों पर पट्टी बांध दी। कुछ देर बाद गाड़ी रुकी, वेरोनिका को गाड़ी से बाहर निकाला गया और उसकी पट्टी खोली गई। पट्टी खोलते ही उसे दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आया।
बस सामने समुद्र था। तभी एक आदमी ने अपने हाथ से इशारा करते हुए कहा, हमारे बॉस तुम्हारा आगे इंतजार कर रहे हैं, यहाँ से तुम्हें खुद आगे जाना होगा। वेरोनिका उस आदमी की बताई हुई जगह की तरफ निकल गई। बूढ़े बाबा भी छिपकर पीछे आ चुके थे और उन्होंने खुद को सबकी नज़रों से दूर रखा था। वेरोनिका जब लोकेशन पर पहुंची तो ये देखकर चौंक गई कि दो लोगों की लाश जमीन पर पड़ी हुई है। कैसी हो वेरोनिका, कई दिनों बाद मिली हो। आवाज़ सुनकर वेरोनिका पलटी तो देखा नाइट फाइटर नंबर 2 सामने खड़ा हुआ था। वो चौंककर बोली, तुम जिंदा हो? अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।